जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं जनरल साइंस एमसीक्यू का सेट नंबर 5। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट श्रृंखला साइंस की मैंने शुरू की है, ये आपके जो रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एस सी है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो रेडियो ऑपरेटर साथ साथ यूपी टैट सुपर टैट, ये सब जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें साइंस आएगा, तो सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। तो आइए शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो भी प्रश्न है उनके बारे में जो भी नॉलेज है आपको जानने को मिले। मॉक टेस्ट सीरीज जो है ये आप बहुत स्पेशल सीरीज है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, इस वाले मॉक टेस्ट में जो प्रश्नों की संख्या है वो 1 से लेकर 30 तक है, मतलब 30 क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज के मैं इसमें लेके आया हूं और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया पहले प्रश्न में दोस्तों? पहला प्रश्न में कहा गया कि प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है। दोस्तों जो हमारा एक लाइट टावर होता है, जो प्रकाश टावर होता है, उसमें बहुत तीव्र प्रकाश होता है। तो कौन सी घटना के कारण तीव्र प्रकाश होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा कि प्रकाश स्तंभ में जो हम तेज प्रकाश को मतलब शुरू करते हैं या उत्पन्न करते हैं, उसका कारण है कि समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों को दिशा बताना और उन्हें चेतावनी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, समुद्र में जहाज़ों को दिशा निर्देश देने, उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें चेतावनी देने के लिए प्रकाश स्तंभ में तेज प्रकाश का जो प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है दोस्तों एक गैस भी आपको याद रखनी है, फास्फीन गैस। फास्फीन गैस ये जहाज़ों को सिग्नल देने में, जो हमारे धूम्रपट होते हैं ना, धूम्रपट बनाने में प्रयोग की जाती है। ये आप याद रखना, धुएं के कनस्तर बनाती है, क्योंकि फास्फीन गैस क्या करती है, फास्फीन गैस जल के साथ क्रिया करती है और जल के साथ क्रिया होने पर ये क्या काम करेगी, आग लगाती है और आग लगेगी तो उससे धुआं बनेगा और उस धुएं से जो जहाज होते हैं उनको संकेत मिल जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, फास्फीन गैस ये जहाज़ों को संकेत देने में प्रयोग की जाती है। दोस्तों मैं बात करूं प्रकाश की। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रकाश है, प्रकाश किस चीज़ से मिलकर बना होता है, दोस्तों प्रकाश का सबसे छोटा कण क्या होता है, वो होता है फोटोन। ये भी आप याद रखिएगा, प्रकाश का सबसे छोटा कण होता है फोटोन होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। दोस्तों वह कौन सी ऐसी क्रिया है जिसके कारण हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब विखंडन की अभिक्रिया से हानिकारक विकिरण पैदा होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है संलयन की अभिक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दोस्तों हाइड्रोजन बम संलयन की सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी आप याद रखना। साथ साथ सूर्य और तारों में जो ऊर्जा बनती है, दोस्तों सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत भी क्या है, वो है आपका नाभिकीय संलयन। ये भी आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे, तो दोनों बिंदु आपको याद रखने हैं। देखो संलयन की क्रिया से सूर्य और तारों में ऊर्जा बनती है और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संलयन की क्रिया पर कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के गुण मूल गुण से परिवर्तित हो जाए, वो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है, वो है आपकी विखंडन की क्रिया, ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। कहा गया दोस्तों नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? दोस्तों यदि मैं बात करूं नोड और एंटीनोड के मध्य की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो तरंग दैर्घ्य है। दोस्तों आपको एक संबंध याद रखना है, जो दूरी बराबर होता है ना, दूरी बराबर होता है तरंग दैर्घ्य बटे 4। तरंग दैर्घ्य बटे 4 ये होता है इसका मतलब। तो आपको दूरी कितनी दी है दोस्तों? दूरी दी है आपकी 30 सेंटीमीटर और आपसे पूछे तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तरंग दैर्घ्य लैम्डा है बटे 4, 30 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 30 चौका 120, तो 120 मीटर हो जाएगी तरंग दैर्घ्य। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 120 सेंटीमीटर हो जाएगी ये दूरी। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। फ्यूज तार की प्रकृति क्या है? दोस्तों फ्यूज तार ये क्या काम करता है? दोस्तों फ्यूज तार का मतलब है
कि जो हमारे विद्युत परिपथ होते हैं उसमें एक सुरक्षा वायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फ्यूज तार की बात करूं तो फ्यूज तार बनाने के लिए गलनांक व क्वथनांक कम होने चाहिए और उसका जो प्रतिरोध है वो उच्च होना चाहिए। तो फ्यूज बनाने के लिए गलनांक और क्वथनांक कम और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। याद रखना, द्रवणांक या गलनांक या क्वथनांक इसका कम होता है और जो रेजिस्टेंस है वो हाई रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज तार लेड और टिन का बना होता है। ये भी आप याद रखना, फ्यूज तार किसका बना होता है? लेड और टिन। लेड का संकेत होता है पीबी और टिन का संकेत होता है एसएन। तो एसएन प्लस पीबी का बना होता है फ्यूज तार। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, जो फ्यूज तार है ना, ये विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में होता है? ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कभी क्वेश्चन आए तो ये सीरीज में लगा होता है, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि फ्यूज तार किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसने क्या कहा गया? रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में कुछ अंतराल छोड़ना आवश्यक होता है, क्योंकि दोस्तों जब रेल की दो पटरियों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके बीच कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। इसका कारण क्या है? दोस्तों आपको पता है कि गर्मी के दिनों में लोहे में या धातु में रेखीय प्रसार होता है। अब रेखीय प्रसार होने के कारण मान लीजिए एक पटरी ये है और एक पटरी आपकी ये है। अब जब गर्मी होगी तो इनमें क्या होगा? दोस्तों गर्मी होने पर इनमें होगा रेखीय प्रसार। अब रेखीय प्रसार जब होगा तो इनकी लंबाई बढ़ेगी। अब मान लीजिए ये वाली जो पटरी थी इसकी लंबाई बढ़ी तो ये यहाँ के फंस जाएगी और लंबाई बढ़ने पर यहाँ पे बल लगेगा तो पटरी क्या हो जाएगी? टेढ़ी हो जाएगी। दोस्तों पटरी क्या होगी? पटरी हो जाएगी टेढ़ी। और टेढ़ी पटरी अगर हो गई तो इस तरह की कोई पटरी बन सकती है? टेढ़ी पटरी अगर हो गई तो क्या उस पर रेल आप चला सकते हैं? नहीं चला सकते, तो इससे दुर्घटना हो सकती है। तो दोस्तों गर्मियों में लोहे में जो रेखीय प्रसार होता है उसको रेखीय प्रसार होता है जिससे उसकी लंबाई बढ़ती है। लंबाई बढ़ने से पटरियां टेढ़ी हो सकती हैं, इसीलिए रेलवे में कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए रेल की दो पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गर्मियों में विस्तारण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो रेल की दो पटरी होती हैं उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों एक चीज़ आपको और बताता हूँ। देखो एक पटरी है आपकी ये वाली और एक पटरी है आपकी ये वाली। इन दोनों पटरियों को एक प्लेट जोड़ती है। इन दोनों पटरियों को एक प्लेट जोड़ती है। क्या आपको पता है कि इस प्लेट को क्या कहा जाता है? रेल की दो पटरियों को जोड़ने वाली प्लेट क्या कहलाती है? दोस्तों इस प्लेट को कहा जाता है फिश प्लेट। तो कभी क्वेश्चन आए कि रेलवे में फिश प्लेट का काम क्या है? रेलवे में फिश प्लेट का काम होता है दो पटरियों को जोड़ना। याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। अच्छा दोस्तों भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया? तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? दोस्तों किसी द्रव को गर्म करने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों पहले तो आप जाने, मान लीजिए कोई द्रव है और द्रव के अणु ये पास पास होंगे, थोड़े पास पास इस तरह के कोई अणु होंगे पास पास में। अब दोस्तों द्रव के जो अणु ये जो पास पास हैं इस तरह के, अगर आप किसी द्रव के अणुओं को ऊर्जा दें मतलब गर्म करें तो इसके अणु क्या होंगे? ऊर्जा पाकर दूर दूर भागने लगेंगे। दूर दूर भागने लगेंगे तो आप बताएंगे कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? दोस्तों उसका आयतन बढ़ जाता है। किसी द्रव को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। और दोस्तों आपको पता है कि घनत्व और आयतन में जो संबंध होता है वो उल्टा रिलेशन होता है। घनत्व और आयतन में संबंध जो होगा वो उल्टा होता है। गर्म करने पर जब द्रव का आयतन बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि घनत्व क्या होगा? कम हो जाता है। आयतन बढ़ा तो घनत्व क्या हो गया दोस्तों? घनत्व हो गया आपका कम। ये भी आप याद रखना, आयतन बढ़ने पर घनत्व कम हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जब किसी तरल पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है और जब आयतन बढ़ता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा कभी आपसे पूछे कि घनत्व कम क्यों होता है? घनत्व इसलिए कम होता है क्योंकि गर्म करने से अणुओं के बीच अंतराणुक स्थान बढ़ जाता है। अंतराणुक स्थान बढ़ जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 7, भिन्न कोण वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले को लुढ़कने में
कौन सी गति होती है, मतलब हमें बताना है। दोस्तों समान ऊंचाई से समतल पर दो गोले लुढ़काए जाते हैं तो क्या होगा, तो क्या एक ही गति होगी, एक समान समय लगता है, वही समय और वही गतिज ऊर्जा होगी, वही समय और वही गति लगती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भिन्न कोण वाले लेकिन समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले को लुढ़कने में वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछे गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ये भी आप याद रखना, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है। दोस्तों लंबी कूद लगाने से पहले खिलाड़ी क्यों दौड़ता है, तो ये जड़त्व का कारण होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि खिलाड़ी को जड़त्व का लाभ उठाने के लिए कूद लगाने से पहले दौड़ना आवश्यक होगा। ठीक है दोस्तों, इसका कारण क्या है दोस्तों, वो है आपका जड़त्व का कारण। जड़त्व क्या कहता है दोस्तों, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति में रहेगी और विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी। तो खिलाड़ी अपने शरीर को गतिमान करने के लिए भाग लगा के आता है, जड़त्व के कारण ऐसा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया बल आघूर्ण। क्या आपको पता है कि बल आघूर्ण क्या है दोस्तों, बल आघूर्ण का मतलब है किसी पिंड को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने के लिए जो बल कार्य करता है वो बल आघूर्ण होता है। और दोस्तों बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, ये भी आप याद रखना। बल आघूर्ण कैसी राशि है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। क्लियर। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में लिखा है घर्षण। दोस्तों घर्षण बल एक संपर्क बल होता है, घर्षण बल एक संपर्क बल होगा। और दूसरी बात ये क्षयकारी बल होता है। क्षयकारी मतलब ये नुकसान करता है, जैसे घर्षण बल के कारण जो मशीनों के पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं, घर्षण बल के कारण जो हमारे जूते की तली होती है वो घिस जाती है, तो ये क्षयकारी बल होता है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों घर्षण बल की एक खास बात यह है कि ये वस्तु की गति का विरोध करता है और हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करेगा। घर्षण बल वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे दोस्तों एक गतिमान वस्तु है, ये चल रही है इधर को, लेकिन घर्षण बल कहाँ लगेगा, इधर को। वस्तु अगर इधर चलेगी तो घर्षण बल इधर लगेगा, हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है घर्षण बल। ठीक है दोस्तों। और घर्षण बल का एक अच्छा उदाहरण क्या है दोस्तों, अगर घर्षण बल नहीं होता ना तो आप सड़क पर चल नहीं पाते, आप फिसल कर गिर जाते। तो ये भी आप याद रखना, घर्षण बल एक संपर्क बल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है क्योंकि गति का जड़त्व का उदाहरण है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित होता है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बताना है कि कौन सी घटना पर आधारित होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मैं बात करूं, हीरे की चमक, हीरे की चमक का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों कांच के जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं ना वो आपको चमकते दिखाई देते हैं, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और रेगिस्तान में जो मिरेज बनती है, मरीचिका बनती है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पानी में हवा भरे बुलबुले कैसे होते हैं, हवा भरे बुलबुले चमकते हैं, वो किसके कारण, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। दोस्तों मैं बात करूं व्यतिकरण के बारे में, तो साबुन के बुलबुले रंगीन दिखते हैं, किसके कारण दोस्तों, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखने का कारण है व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखेंगे किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। क्लियर। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा है विवर्तन। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सीडी होती है ना, सीडी है या होलोग्राम है, होलोग्राम, तो ये किसके कारण चमकदार दिखती है, तो दोस्तों सीडी पर जो 7 रंग का स्पेक्ट्रम बनता है वो विवर्तन के कारण होता है। दोस्तों परिक्षेपण की बात करूं, परिक्षेपण का मतलब है कि ये एक प्रिज्म है और प्रिज्म से जब सूर्य के प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, कितने रंगों में, 7 रंगों में। यही घटना क्या है आपकी, यही घटना है आपकी परिक्षेपण। तो याद रखिएगा जब परिक्षेपण होता है तो सूर्य कितने रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। नीचे ये होता है वायलेट और ऊपर होता है आपका रेड कलर, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, क्या कहा गया, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं तो किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे। दोस्तों यदि आप एक कागज के टुकड़े को गिराएं और एक बॉल को गिराएं तो दोनों एक साथ टुकड़े पर पहुंचेंगे, कब दोस्तों, जब उन्हें निर्वात में गिराया गया हो। तो ये भी आप याद रखना, निर्वात में जब कोई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं एक साथ गिराई जाती हैं तो वो एक साथ ही पृष्ठ पर पहुंचती हैं, याद रखिएगा जब उन्हें निर्वात में गिराया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया,
पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति विशिष्ट रूप से कितनी होती है? दोस्तों पराश्रव्य तरंगें वे तरंगें हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगें हैं उनको पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम तरंगें ये होती हैं इंफ्रासाउंड मतलब अवरक्त तरंगें, और ये वाली होती हैं आपकी ऑडिबल, इनको बोलते हैं श्रव्य तरंगें। 20 से 20,000 हर्ट्ज की तरंगें श्रव्य होती हैं और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं अपश्रव्य तरंगें, और सॉरी पराश्रव्य तरंगें, अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड तरंगें कौन छोड़ता है? चमगादड़ छोड़ती है, डॉल्फिन छोड़ती है, व्हेल छोड़ती है। ये आप याद रखिएगा दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों क्या आपको पता है जो सोनार होता है, सोनार में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं? दोस्तों सोनार समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। तो सोनार में जो तरंगें प्रयोग होती हैं वो भी आपकी पराश्रव्य तरंगें। अल्ट्रासोनिक वेव सोनार में प्रयुक्त की जाती हैं, याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाहनों के टायर क्यों अच्छी तरह फुलाए जाते हैं? दोस्तों जो वाहन होते हैं हमारे, इनके टायर क्यों फुलाए जाते हैं? तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वाहन अच्छी तरह से फूल जाए और जो घर्षण बल है वो कम लगे। इससे क्या होगा कि वाहनों में जो फिसलन है वो कम हो जाती है, पहिए में फिसलन कम हो जाती है। तो इसका सही जवाब है घर्षण को कम करने के लिए वाहनों के टायर अच्छी तरह से फुलाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो वाहन होते हैं इसके टायरों में कौन सी गैस होती है? दोस्तों या तो आप नाइट्रोजन भर लीजिए, नाइट्रोजन गैस, या आप हीलियम गैस भर सकते हैं। तो वाहनों के टायरों में दो गैसें होती हैं, एक नाइट्रोजन और एक हीलियम, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फिसलन से बचने के लिए, घर्षण कम करने हेतु वाहनों के टायर फुलाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? दोस्तों एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसको आप मतलब पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर कितना बल लगेगा, तो हमें बताना है। तो दोस्तों देखो, एक वैज्ञानिक था आर्किमिडीज ने क्या बताया, आप किसी पात्र में पानी भरें और पूरा भर लें, पूरा लबालब यहाँ तक पूरा ये पानी भर लें, इस तरह से ये हमने पानी भर लिया। अब मैंने कोई एक धातु का टुकड़ा डाला और ये कितना था? इस धातु के टुकड़े का भार मान लीजिए आप 5 किलोग्राम। अब जैसे ही मैंने इसको डुबोया नीचे तो मुझे इसका भार कुछ कम लगा और मुझे लगभग कितना लगा? 3 किलोग्राम लगा। दोस्तों जब इसका भार मुझे 3 किलोग्राम लगा तो मुझे इतना आभास हुआ कि भार कम है, मतलब यहाँ पे बल कुछ कम हुआ। जब मैंने ये 5 किलोग्राम का टुकड़ा डुबोया तो इसका भार में कमी आई, कितने की? 2 की। जब ये पूरा भरा हुआ था तो ये यहाँ से निकला पानी, और पानी जब निकला तो कितना पानी निकला होगा? दोस्तों कितना पानी निकला होगा जितनी इसके भार में कमी हुई। देखो कितने का था टुकड़ा? 5 का। जब मैंने डुबाया तो कितने का लगा? 3 का। कितनी कमी हुई इसके भार में? दोस्तों 2 किलोग्राम की। और ये जो पानी जब निकला था ये बाहर, इसको अगर आप नापेंगे तो ये भी कितना होगा? ये भी आपका 2 किलोग्राम होगा। तो क्या मतलब है दोस्तों, यदि लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे आप उसको दबाएं तो उत्प्लावन बल जो होगा वो हमेशा लकड़ी के भार से कम होगा। ये आप याद रखिएगा, लकड़ी के भार से कम होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। जब ठोस द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए एक बल के कारण होती है। और दोस्तों वो बल कौन सा होता है? दोस्तों उस बल को कहा जाता है उत्प्लावक बल। ये भी आप याद रखना। क्या मतलब है दोस्तों इसका? देखो ये कोई बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी भर रहा है, कोई द्रव भरा हुआ है, और इस बीकर में आप कोई धातु का टुकड़ा डुबो रहे हैं और यहाँ से एक बल लग रहा है, ऊपर से आप जिस टुकड़े को आप डुबो रहे हैं ये बल लग रहा है, नीचे से ये द्रव भी क्या लगाएगा? इस टुकड़े पर बल लगाएगा। तो किसी द्रव द्वारा किसी आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगता है, याद रखना, ऊपर की ओर जो बल लगता है यही क्या है आपका? यही उत्प्लावक बल होता है। तो याद रखना इसके बारे में दोस्तों। तो इसके और ये कमी जो आएगी वो किसके कारण आती है? लकड़ी के भार में से कम होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की थी? दोस्तों नेपच्यून ग्रह की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो दोस्तों नेपच्यून ग्रह की खोज की गई थी
गैले के द्वारा, ऑप्शन डी, गैले के द्वारा नेपच्यून ग्रह की खोज की गई थी। ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका केपलर, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। कभी क्वेश्चन आए कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? दोस्तों ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर ने। ये भी आप याद रखेगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया न्यूटन, न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं। और गुरुत्वाकर्षण के नियम भी किसने दिए थे? न्यूटन। न्यूटन कौन से देश के थे? ऑस्ट्रिया के थे। न्यूटन कौन से देश के थे? ऑस्ट्रिया के। और न्यूटन की एक किताब याद है, प्रिंसिपिया। न्यूटन की किताब है प्रिंसिपिया, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 15। क्या कहा गया? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों हमें बताना है तरंग दैर्ध्य व्यक्त की जाती है एंगस्ट्रॉम में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब गॉस। लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। तो मिल गया आपका। तो किस तरह से मिला रहे हैं आप इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। चुंबकीय मतलब तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम मतलब पहला 4, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गॉस 2, लेंस की क्षमता डायोप्टर 1, ऊष्मा जूल। तो ये आएगा 42-13। 42-13 मतलब इसका कहीं ऑप्शन होगा 42-13। 42-13 मतलब ऑप्शन आपका बी सही है। आपका 42-13 ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर होता है, क्लियर। लेकिन कभी क्वेश्चन आए कि धूप के चश्मे की क्षमता कितने डायोप्टर की होती है? दोस्तों धूप के चश्मे जो होते हैं उनकी क्षमता 0 डायोप्टर की होती है। ये पूछ लेता है एग्जाम में कि धूप के चश्मों की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समताप मंडल में ओजोन की मौजूदगी का कारण क्या है? दोस्तों हमारे समताप मंडल में ओजोन परत मौजूद है, इसका कारण क्या है? दोस्तों अगर हमारे वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन परत है तो इसका मतलब है कि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं वो सीधे धरती पर नहीं आएंगी। तो इसका आप पता कैसे लगा सकते हैं? यदि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें सीधी धरती पर नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ओजोन की लेयर इनको रोक रही है। ये भी आप याद रखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों मैं बात करूं ओजोन परत के बारे में तो समताप मंडल में मिलती है। ओजोन दिवस कब होता है? 16 सितंबर को होता है। और दोस्तों ओजोन परत को बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था। ये भी आप याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ओजोन परत, इसका सूत्र क्या होता है ओजोन का? वो होता है आपका O3, क्लियर, O3 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पीवीसी किसके बहुलक के रूप में क्या लिखा गया? पीवीसी किसके बहुलकन के द्वारा बनाया जाता है? दोस्तों पीवीसी का मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो किसके बहुलक से बनता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, विनाइल क्लोराइड के बहुलक से बनता है पीवीसी। इसके पाइप बनते हैं, जो आपके घर में पाइप होंगे पानी वाले, वो पीवीसी के बने होते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया एसिटिलीन। एसिटिलीन के बारे में एक बिंदु आप याद रखना, एसिटिलीन एक ऐसी गैस है जो वेल्डिंग गैस के नाम से भी जानी जाती है। मतलब ये वेल्डिंग करने वाली गैस है, पूछ सकता है। और दोस्तों एसिटिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के रूप में भी काम आती है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के काम आती है एसिटिलीन गैस। इसका सूत्र क्या होता है? C2H2। एसिटिलीन गैस का सूत्र होता है C2H2, याद रखना इसके बारे में। और दोस्तों जो एसिटिलीन गैस है ना, इसका नाम क्या होता है? नार्सिलीन भी होता है। नार्सिलीन भी होता है एसिटिलीन का नाम। दोस्तों स्टाइरिन लिखा गया है, स्टाइरिन बेंजीन का यौगिक होता है। स्टाइरिन किसका यौगिक है? बेंजीन का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सल्फर डाइऑक्साइड की ब्रंजन क्रिया का कारण क्या है? दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड ये कागज का रंग उड़ा देती है या ब्रंजन की क्रिया करती है। तो इसका कारण क्या है? दोस्तों उसका ऑक्सीकरण गुणधर्म। ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण गुणधर्म के कारण सल्फर डाइऑक्साइड ब्रंजन की क्रिया करती है। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करूं दोस्तों, जब मतलब ज्वालामुखी फटता है तो कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये अम्ल वर्षा भी करती है। ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि ऐसी गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान या पृथ्वी का भूमंडलीय तापमान बढ़ाती हैं, उनको बोलेंगे ग्रीन हाउस गैसें। तो कौन सी गैस है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होती। नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी नहीं होती, ये भी नहीं है। हाइड्रोजन ये तो होती नहीं है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये एक ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। और दोस्तों परफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन
ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ग्रीन हाउस गैस है। तो ये मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्लियर। और हाइड्रोजन के बारे में एक चीज़ ये याद रखना, ये सबसे हल्का तत्व भी है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लेडर से सबसे जल्दी बाहर निकलेगी? दोस्तों फुटबॉल के ब्लेडर से सबसे जल्दी जो गैस बाहर निकलेगी वो निकलेगी जो सबसे हल्की होती है। और सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्तों? अभी बताया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होने के कारण फुटबॉल के ब्लेडर से बाहर निकलेगी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो चिप्स के पैकेट होते हैं ना, चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट या लेस के पैकेट, उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। और जो सीमन रखा जाता है ना, सीमन, वो भी नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। ऑक्सीजन की बात करूं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है जल से। तो कभी क्वेश्चन आए कि ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जल के ऑक्सीकरण से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीकरण निकलती है। और हमारे शरीर में 65% भाग किसका है? वो कौन सा तत्व है? आपका ऑक्सीजन होता है। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, इसको प्राणवायु भी कहा जाता है। जीवन वायु या प्राणवायु किसका नाम है? ऑक्सीजन। और ये गैस जलने में सहायक होती है। आग लगने के लिए कौन सी गैस का आवश्यक होना जरूरी है? तो वो है आपका ऑक्सीजन। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है हीलियम। हीलियम जो होता है ये वायुयान के टायरों में भरी जाती है। वायुयान के जो टायर होते हैं, हवाई जहाज के टायर के अंदर हीलियम होती है। सॉरी, हाइड्रोजन पर लगा दिया, हीलियम की बात कर रहा हूँ। ये जो हीलियम है ये वायुयान के टायरों में भरी जाती है। और दोस्तों हीलियम के बारे में एक चीज़ और याद रखना, जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण प्रयोग करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा है फुटबॉल। फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। और फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता? फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता। ये भी आप याद रखना। फुटबॉल के मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट की होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित क्षार धातु में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? दोस्तों कौन सी क्षार धातु है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है? वो है आपका ऑप्शन ए, सीजियम। सीजियम की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों पोटेशियम। पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये भी आप याद रखें। और इसे चाकू से काटा जा सकता है। इसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं। दोस्तों परमाणु के न्यूक्लियस का मतलब है कि उसके केंद्रक में कौन सी चीज़ें होती हैं? आप एक डायग्राम देखें, ये आपका पूरा होता है परमाणु का नाभिक, ये वाला भाग। और ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन जो अन्य अन्य अलग अलग कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो नाभिक में जो चीज़ें रहती हैं दोस्तों उन्हें ही कहा जाता है आपका न्यूक्लियॉन। नाभिक में जो चीज़ें रहती हैं उन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों? नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये क्या है? आपके न्यूक्लियॉन होते हैं। तो नाभिक के केंद्र में कौन कौन चीज़ें रहती हैं दोस्तों? नाभिक के केंद्र में एक रहता है न्यूट्रॉन और एक रहता है आपका प्रोटॉन। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? तो दोस्तों आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है -1.6। इधर लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश। ये आप याद रखना, 19 होता है ऊपर। अच्छा प्रोटॉन का पूछेगा दोस्तों, तो प्रोटॉन का भी इतना ही होता है, लेकिन प्रोटॉन में पहले प्लस होगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ठीक है दोस्तों। बस अंतर क्या है कि प्रोटॉन पर प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। अच्छा न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, शून्य आवेश होता है। याद रखना इसके बारे में। अच्छा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन के द्वारा। ये भी आप याद रखें। प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? प्रोटॉन की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक के द्वारा की गई थी। चैडविक के द्वारा की गई थी। तो ये आप याद रखना। नाभिक में कौन कौन चीज़ें होती हैं? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अगले प्रश्न की लौटते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर क्यों होता है? इसका कारण क्या है? दोस्तों हीरा अधिक कठोर होता है क्योंकि इसकी चतुष्फलकीय संरचना होती है, टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए ज़्यादा होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चतुष्फलकीय संरचना होने के कारण ग्रेफाइट की तुलना में हीरा कठोर होता है। ठीक है दोस्तों हीरे का घनत्व कितना होता है? हीरे का घनत्व कितना होता है दोस्तों? हीरे का घनत्व होता है
3.52, ये आप याद रखना हीरे का घनत्व है। अच्छा, ग्रेफाइट का कितना होता है? ग्रेफाइट का 2.2, ये भी आप याद रखेगा। दोस्तों, क्या हीरा विद्युत का सुचालक है? नहीं, हीरा विद्युत का कुचालक है, ये भी आप याद रखना, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और हीरे का जो 1 कैरेट होता है, हीरे का 1 कैरेट में कितना भार होता है? दोस्तों, हीरे के 1 कैरेट में भार होता है 200 mg, ये भी आप याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में कि हीरे का 1 कैरेट कितना होता है? 200 mg का। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर देख सकते हैं पूरी, ये डायमंड की स्ट्रक्चर है, पूरी टेट्राहेड्रल है, और ये आपका ग्रेफाइट, और ये सब कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, जो ग्रेफाइट होता है इसकी आकृति षटकोणीय होती है। कैसी होती है ग्रेफाइट की आकृति? षटकोणीय। और हीरे की आकृति कैसी होती है? चतुष्कोणीय। हीरे की आकृति कैसी होती है? चतुष्कोणीय। याद रखना इसके बारे में, ग्रेफाइट षटकोणीय और हीरा चतुष्कोणीय। साथ साथ यहाँ पे एक लिखा गया फुलरीन। दोस्तों, फुलरीन की आकृति एक फुटबॉल की गेंद के समान होती है। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि फुलरीन के एक परमाणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल फिक्स संख्या होती है, वो संख्या आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि फुलरीन के एक परमाणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। क्लियर? और दोस्तों, ये क्वेश्चन ये ग्रुप डी के एग्जाम में आ चुका है इसी साल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? हीरा अधिक कठोर होता है, चतुष्फलकीय की संरचना का। ग्रेफाइट की बात करूं दोस्तों, पेंसिल की नोक ये किसकी बनी होती है? दोस्तों, पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। कभी क्वेश्चन आए कि पेंसिल की नोक किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। और साथ साथ एक बिंदु और याद रखना, जो ग्रेफाइट होता है ये लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट का मतलब है कि मशीनों के बीच घर्षण को कम कर सकता है, लुब्रिकेंट के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्राय फ्लोरोसेंट ट्यूबों में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जो ट्यूबलाइट होती हैं इसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ट्यूबलाइट में सोडियम ऑक्साइड आर्गन, ये गलत है। पारद ऑक्साइड नियॉन, ये गलत है। सोडियम वाष्प नियॉन, ये गलत है। ट्यूबलाइट में पारा और आर्गन की वाष्प भरी जाती है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, पारा और आर्गन की वाष्प इसमें भरी जाती है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया पारा या पारद, पारे का संकेत क्या होता है? Hg, पारे का संकेत Hg होता है। और दोस्तों, यदि पानी में पारे की मात्रा बढ़ी तो इससे एक रोग हो सकता है, मीना माता। मीना माता रोग पारे के प्रदूषण से फैलता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 25, क्या कहा गया? क्वार्टज किससे बनता है? दोस्तों, क्वार्टज किससे बनता है ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम सिलिकेट से। कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्टज बनता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, कैल्शियम सिलिकेट। तो इसका सही जवाब होगा क्वार्टज कैल्शियम सिलिकेट होता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो क्वार्टज है ना, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होता है क्वार्टज, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओजोन छिद्र सबसे पहले किसके ऊपर बन रहा है? दोस्तों, सबसे पहली बार जो ओजोन छिद्र की खोज की गई वो किसके ऊपर की गई थी? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में ओजोन परत के ऊपर छिद्र पाया गया, इसकी खोज हुई थी सबसे पहली बार, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अंटार्कटिका में ओजोन परत की खोज, मतलब ओजोन परत में छिद्र की खोज कब हुई थी? सन आपको बतानी है कि ओजोन होल की खोज कब हुई थी। 1985 में हुई थी, 1986 में हुई थी, ये आपको बताना है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका की बात करूं तो यहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों काल्पनिक रेखा गुजरती हैं, और अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। यूरोप की बात करूँ तो यहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है। अभी क्वेश्चन आया कि कौन से महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप महाद्वीप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गैल्वेनाइज लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेपन किया जाता है? दोस्तों, गैल्वेनाइज क्या मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? तो दोस्तों, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम परत चढ़ाते हैं जिंक की। ऑप्शन ए, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जिंक का एक और याद रखना, एक अयस्क होता है, वो होता है आपका कैलेमाइन। कैलेमाइन किसका अयस्क है? दोस्तों, कैलेमाइन जिंक का अयस्क है,
ये आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है, याद रखना। अच्छा यहाँ पे लिखा गया सल्फर। दोस्तों रबर को मजबूती देने के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। और रबर में सल्फर मिलाना क्या कहलाता है? वल्कनीकरण कहलाता है, वल्कनाइजेशन। ये आप याद रखना। कभी क्वेश्चन आए कि रबर को मजबूती देने के लिए क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नमक में पानी मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों पानी में नमक, उल्टा बोल दिया मैंने। पानी में नमक मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि पानी में नमक मिलाया जाता है तो नमक एक अबाष्पशील अशुद्धि है और अबाष्पशील अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, याद रखना। जब कोई भी अबाष्पशील अशुद्धि पानी में मिलाई जाएगी तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और क्वथनांक बढ़ेगा तो हिमांक घट जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घट जाएगा, क्योंकि इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। दोस्तों मैं बात करूं नमक की, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गन मेटल। दोस्तों गन मेटल ये कौन सी धातुओं का एलॉय होता है? तो गन मेटल में होता है तांबा, जिंक और टिन। ऑप्शन ऑप्शन मतलब ए मिलान करता है 2 से। जर्मन सिल्वर की बात करूं तो जर्मन सिल्वर होते हैं दोस्तों तांबा और जिंक, तो बी वाला 3 से मेल खाता है। कांसा की बात करूं दोस्तों, कांसा तो आपको याद है तांबा प्लस टिन। मुद्रा धातु सीसा, टिन और एंटीमनी। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इसका सही जवाब कैसे बनेगा दोबारा देख लेते हैं। गन मेटल। दोस्तों गन मेटल तांबा, जिंक, टिन, मतलब 2 से मेल खाता है ए। ओके इधर लिख देते हैं, ये 2 से मेल खाता है, ये 2 हो गया। जर्मन सिल्वर। दोस्तों जर्मन सिल्वर तांबा और जिंक, मतलब ये 3 हो गया। कांसा, कांसा कॉपर प्लस टिन, ये 4 हो गया। और मुद्रा धातु 1 हो गया। तो ये आएगा 2341। 2341 इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। 2341 यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पे ना एक ऑप्शन में लिखा गया है सीसा, लेड। अच्छा क्या आपको पता है कि आवर्त सारणी में लेड का संकेत क्या होता है? पीबी होता है, याद रखना। सीसे का संकेत पीबी होता है और सीसे का एक अयस्क है गैलेना। ये पूछता है एग्जाम में कि गैलेना किसका अयस्क है? सीसे का। दोस्तों टिन लिखा गया है, टिन का संकेत क्या होता है? टीएन। टिन का संकेत टीएन, तो आप गलत हैं। टिन का संकेत होता है एसएन, याद रखना। टिन का संकेत एसएन होता है। एंटीमनी। दोस्तों एंटीमनी का संकेत क्या होता है? एटी, एटी या एन, ये आप गलत है दोस्तों। एंटीमनी का संकेत होता है एसबी, याद रखना। आवर्त सारणी में एंटीमनी का संकेत एसबी होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तांबा लिखा गया है, तांबे का अयस्क क्या था? क्यूपराइट। क्यूपराइट किसका अयस्क है? तांबे का अयस्क होता है क्यूपराइट। और तांबा पहली धातु थी जो मानव ने प्रयोग की थी। नेक्स्ट प्रश्न। फ्रिज में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों फ्रिज में ठंडाई देने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो है आपकी अमोनिया गैस। आज के टाइम में अमोनिया गैस का ही प्रयोग फ्रिज में किया जाता है, लेकिन कुछ टाइम पहले फ्रिज में एक गैस प्रयोग होती थी जिसका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरो नहीं है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही फ्रियोन गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रियोन गैस। तो फ्रिज में फ्रियोन गैस का प्रयोग भी किया जाता था, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है मीथेन गैस। मीथेन गैस, इसको मार्स गैस कहा जाता है और ये दलदल वाले स्थानों पे निकलती है। कोई भी चीज़ जब सड़ेगी तो कौन सी गैस निकलेगी? मीथेन गैस। सूत्र होता है आपका CH4। दोस्तों कभी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो दोस्तों धान के खेत से CH4 निकलती है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है जो जुगाली, जो पशु अपना मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, उनसे कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। और दोस्तों इसको फायर डैम्प भी कहा जाता है। मीथेन गैस को फायर डैम्प भी कहा जाता है। रीजन दोस्तों ये गैस जो होती है वो कोयले की खदानों में विस्फोट कर देती है, इसलिए इसको फायर डैम्प कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। बाकी एसिटिलीन आप जानते हैं फलों को पकाती है, वेल्डिंग करती है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट 30 प्रश्न और आपके लिए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को मतलब अच्छी लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।